चलिए, नमस्कार, स्वागत है गैलेक्सी टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को आपके साथ सॉल्व करा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप में से बच्चे अध्यापक पात्रता परीक्षा की अपने इस जो अगस्त में होने वाली परीक्षा है उसको पास कर सकें, उत्तीर्ण कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। और मैं आपको हिंदी विषय से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके 30 शिक्षण शास्त्र से हों या फिर वो आपके व्याकरण से हो, उनको सॉल्व कराती हूँ। तो सीधे आते हैं अपने प्रश्न पत्र। जो आपका प्रश्न पत्र 1 जनवरी 2022 को आया था, उसके पहले भाग अर्थात उसके व्याकरण के गद्यांश और पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ ये सीखेंगे कि आगामी परीक्षा में हम कैसे बेहतर तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ जो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्नों के रूप में आपके सामने आते हैं। तो चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों पे, गद्यांश पे। चलिए, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 1 से 9, जिसमें नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के आपको 9 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपयुक्त उत्तर देना है विकल्प चुन के। पहले हम पढ़ेंगे अपने गद्यांश को, उसके बाद उसके प्रश्नों को। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे वही बात फिर से दोहराऊंगी। प्रश्न पहले पढ़िए, फिर गद्यांश को सजग और बारीकी से पढ़िए। और अगर आप सजगता और बारीकी से पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए कि 9 में से 9 प्रश्न आपके सही होने वाले हैं, क्योंकि सब कुछ इसी गद्यांश में छुपा होता है। हर प्रश्न हो सकता है कि व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न, उपसर्ग, तत्सम, पर्यायवाची, मुहावरे, अन्य शब्द जो कुछ भी हों वो प्रश्न बन रहे हों, लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर आपके यहीं पे समाहित होते हैं। तो देखते हैं अपने इस गद्यांश को कि मानव इतिहास में हजारों साल तक शून्य का कहीं अता पता नहीं था। इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि हजारों साल तक शून्य का अता पता नहीं, अर्थात शून्य पे कुछ बातें की जाएंगी पूरे गद्यांश में। यहाँ कहा गया कि शून्य की अवधारणा आ भी गई, तब भी काफी समय तक मानव ने इसे संख्या नहीं समझा। शून्य की समझ हो गई, शून्य का नाम आ गया, उसके बाद भी इसके महत्व को, इसको संख्या के रूप में मानव द्वारा नहीं माना गया। यह बात तो तय है कि शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है। अब देखिए, एक बात स्थापित कर दी कि यह बात तय है। क्या तय है? कि शून्य को प्रकृति ने नहीं दिया। शून्य प्रकृति का देय नहीं है, बल्कि मानव ने किया है, मानव ने ढूंढा है, मानव ने उसको बनाया है। कह रहे हैं कि मनुष्यों ने शून्य की अवधारणा को न केवल समझा, बल्कि उसकी सहायता से कई स्वचालित उपकरणों का आविष्कार भी कर लिया। मनुष्य की उपलब्धि क्या है? कि उसने न केवल शून्य को समझा, बल्कि शून्य के आधार पे उसने कई सारी अवधारणाओं को, कई सारी चीजों का आविष्कार भी किया। शून्य एक ही समय में, अब देखिए शून्य कर क्या सकता है कि शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है। विचार भी है और वास्तविकता भी है। और यह सीखना सबसे मुश्किल है कि शून्य एक से छोटा है। यह सीखना सबसे मुश्किल है। क्या सीखना? कि शून्य क्या है? एक से छोटा है। संख्या में शून्य एक से छोटा है, लेकिन आप जानते हैं शून्य भले वो शून्य हो, शून्य 1 2 3 4 की शुरुआत होती हो, लेकिन वो शून्य जब एक के साथ लगता है तो एक की जो संख्या का जो गुरुता है उसको 10 गुना बढ़ा देता है। 2 के साथ लगता है तो उसको भी 20 गुना बढ़ा देता है। मतलब उसके में जो उसका जो रूप है वो कैसे उस रूप को बदल देता है। सबसे पहले भारत ने कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए पहले भारत ने क्या माना? कि कुछ भी नहीं को दर्शाने के लिए शून्य को स्वतंत्र संख्या के रूप में मान्यता थी। भारत वह एकमात्र देश था जिसने संख्या के रूप में शून्य को मान्यता दी, क्योंकि काफी समय तक मानव ने संख्या नहीं माना था। तो शून्य की खोज जो हम कहते हैं वो किसने? शून्य दिया जब भारत ने, गाना भी आपने सुना है। तो शून्य को संख्या रूप में देने वाला देश भारत है, अपना भारत देश है। अगर हम शून्य को 1 2 और 3 जैसी संख्याओं की ओर मूर्त चीजों से संबद्ध कर पाते तो शायद शून्य को समझना आसान होता। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर संबद्धता शून्य की किसकी तरह होती? 1 2 3 जैसी संख्याओं की तरह मूर्त चीजों से जुड़ी होती तो शायद शून्य को समझना आसान होता।
जैसे शून्य को हम, एक को हम दिखा रहे हैं एक, दो को हम कहते हैं दो, तो ऐसे ही करेंगे शून्य को भी हम दर्शा पाते तो समझना और आसान होता। अब देखते हैं कि प्रश्न इस रूप में कौन कौन सा बना है। पहला प्रश्न कि शून्य प्रकृति प्रदत्त है। दूसरा विकल्प है शून्य मानव जनित आविष्कार है, और सी शून्य की गणना मानव ही कर सकते हैं, और डी शून्य मूर्त अवधारणा है। मूर्त अवधारणा सीरियसली अभी स्टार्ट बाद में क्या कहा उन्होंने कि अगर काश हम 1-2 संख्या के रूप में दे पाते, लेकिन ऐसा है नहीं। तो कहा गया इसमें से कौन सा वाक्य सही है, तो ये तो सही नहीं है। मानव ही कर सकता है, ये भी बात सही नहीं है। शून्य प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ये लेखक ने शुरुआत में ही कह दिया, तो आपका सही उत्तर शून्य मानव जनित आविष्कार है। ठीक है, तो अब आपका पहला उत्तर जो हो जाएगा सही, वो 1 का पहले प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, और वो गद्यांश में लिखा हुआ है कि प्रकृति प्रदत्त नहीं है। इसके बाद आपका प्रश्न है कि संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणा समझनी सबसे कठिन है। ये लाइन सीधी की सीधी आई थी कि सबसे बड़ी मुश्किल यह है यह मानना कि जो शून्य की संख्या वो 1 से छोटी है। तो जहां लिखा होगा वहां पे आप उसका उत्तर पा जाएंगे कि शून्य सबसे बड़ी संख्या है, इसकी बात नहीं कही गई। शून्य 1 से बड़ा है, इसकी बात नहीं की गई। शून्य 1 से छोटा है, इसकी बात की गई। तो आपकी लाइन को अगर आपने बारीकी से पढ़ा, अंडरलाइन किया, तो आपका उत्तर वहीं से संबंधित था और सही प्रश्न का उत्तर आपने दे दिया। तीसरा प्रश्न देखिए, जिसमें पूछा गया कि विश्व में किसने सबसे पहले शून्य की संख्या को संख्या के रूप में मान्यता दी, वो कौन देश था। तो आप जानते हैं न मेसोपोटामिया, न मध्य अमेरिका, न यूरोप, भारत ने। मानव शून्य समझता था, लेकिन जो मान्यता मिली वो किसने दी, भारत ने। देश भारत ने शून्य को स्थापित किया। चलिए, इसके बाद है चौथा प्रश्न कि शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, इसका क्या आशय है। ये इस बात में लेखक क्या कहना चाहता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि आखिर ये स्थापित क्या करना चाह रहे हैं। क्या दिखाई नहीं देता किंतु इसका अस्तित्व है। संख्याओं में महत्वहीन स्थान धारक है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि महत्ता की बात की जा रही है। यह दिखाई देता है पर इसी किसी शब्द में सुन नहीं सकते, बिल्कुल गलत। दिखा तो नहीं सकते हैं हम, क्योंकि एक दिखा सकते हैं लेकिन शून्य दिखा नहीं सकते। यह अदृश्य है पर सुन सकते हैं, ये भी नहीं। यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, इसी बात को लेखक ने स्थापित किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ए, चौथे का ए हो जाएगा। चलिए, पांचवा देखिए कि शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा। पूछा गया कि आखिर वो क्या कारण था कि मनुष्य ने इसे संख्या नहीं समझा। फिर कह रहे हैं कि मूर्त चीजों से शून्य की संबद्धता न होना। कह रहे हैं कि शायद यही कारण रहा हो कि यह संबद्ध नहीं था, किससे, मूर्त चीजों से। सभी वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता न देना, वैज्ञानिक मान्यता तब देंगे जब वो समझ पाएंगे, ऐसी बात हुई नहीं थी। पशुओं द्वारा नहीं, प्रकृति प्रदत्त न होना, बल्कि जब आखिरी में कहा गया ना कि जैसे 1, अब मैं ये कर दूंगी आप कहोगे 2, तो शून्य को हम संख्याओं के रूप में संबद्ध नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ये समझना कठिन था। तो सही उत्तर हमारा पांचवें का ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ देखिए आपका उपसर्ग से प्रश्न आ गया। हर बार कहती हूँ कि ज्यादातर प्रश्न उपसर्ग से, अर्थ से, प्रत्यय से, उसके लिंग से, वचन से आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। बहुत ही आसान है। थोड़ी सी सजगता, थोड़ी सी बारीकी अगर हमें अपने व्याकरण की पता है तो हमारा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। देखते हैं प्रश्न में जो पूछा गया कि किसमें अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अवधारणा, अब इस शब्द में देखिए क्या प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। तो अव धन धारणा शब्द है यहाँ पे, तो प्रयोग हुआ है। अवधि, तो क्या अवधि शब्द में अवधन धी होता है। तो आप जानते हो कि बिल्कुल नहीं, ये शब्द नहीं होगा। तो हमें उत्तर मिल गया, लेकिन फिर भी हम देखेंगे अवधन नीति, अवधनकाश, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा कि किस शब्द में अवसर का प्रयोग नहीं हुआ है। वह शब्द कौन सा है,
अवधि है, अवधि पूर्ण मूल शब्द है, वहां पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। चलिए, इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? आपसे प्रश्न जो पूछा गया उपसर्ग और प्रत्यय को लेके कि किस शब्द में हम इतिहास में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, तो इतिहासता कोई शब्द नहीं होती है, जबकि ता लगता है कब? जब ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता शब्द है, इसका मतलब इतिहास में इक लगा, उसके बाद ता लगा, ऐतिहासिकता बना, तो दो प्रत्यय तो लगे हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब इक देखेंगे, इतिहास धन इक, तो आप जानते हैं कि ऐतिहासिक शब्द है। कौन शब्द है? ऐतिहासिक शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इत कोई शब्द इतिहासित नहीं होता है, इतिहासी नहीं होता है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। यहाँ पे इतिहास में इक प्रत्यय लग के ऐतिहासिक शब्द बन जाएगा, तो हमारा सही उत्तर वही हो जाएगा। 8वां प्रश्न, वैज्ञानिक में मूल शब्द है। वैज्ञानिक शब्द में वैज्ञानिकता, वैज्ञानिक, इसका मूल शब्द पूछा गया है, तो क्या विज्ञान है? बिल्कुल नहीं। विज्ञान में क्या है? संज्ञा बनाई गई ई प्रत्यय लगा के, तो ये भी नहीं है। ज्ञान क्या मूल है या विज्ञान मूल है? तो आप देखोगे ज्ञान शब्द मूल है, जिसमें वी लगा दिया गया, उसके बाद उसमें इक प्रत्यय लगा दिया गया, तो वो रूप बदलता चला गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जब हम 9वें 8वें प्रश्न की बात करेंगे, तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या ज्ञान होगा या विज्ञान? लेकिन विज्ञान पूछा है, ठीक है ना? तो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक का मूल शब्द क्या होगा? विज्ञान धन इक, क्या ये शब्द रूप होगा सही? आपको ये ध्यान देना है कि अगर मूल शब्द वैज्ञानिक का पूछा गया है, ज्ञान का नहीं पूछा गया है, ज्ञानी का नहीं पूछा गया है, तो विज्ञान शब्द, तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विज्ञान। विज्ञान सही उत्तर हो जाएगा। विज्ञान धन इक वैज्ञानिक, विज्ञान का वैज्ञानिक का मूल शब्द विज्ञान है, ज्ञानी का ज्ञान होगा, तो सही उत्तर आपका डी हो जाएगा कि वैज्ञानिक शब्द का मूल शब्द विज्ञान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9, स्वतंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? शब्द क्या है? स्वतंत्र। अब यहाँ पे देखिए स्वतंत्र, स्वतंत्र में संधि कौन सी है? आप सबको पता है कि यहाँ पे संधि का जो रूप है व और त, तो क्या हो गया? व्यंजन मिलके स्वतंत्र हो रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा है उनका। अब देखिए यहाँ पे कोई बदलाव रूप में नहीं है, यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि ये मूल रूप में आपको दिख रहा है। स्वधन तंत्र, स्वतंत्र शब्द बना हुआ है, तो सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। सुधन स्वतंत्र, सुधन तंत्र नहीं होगा, न तो सुधन अंत्र होगा, न तो स्वधन तंत्र होगा, जबकि इसका सही उत्तर क्या है? स्वधन तंत्र, स्वतंत्र हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या है? स्वतंत्र। चलिए अगला देखते हैं, हमारा है गद्यांश के बाद पद्यांश, जो प्रश्न संख्या 10 से 15 तक आपके प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। चलिए पहले पढ़ लेते हैं कविता। कि सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों, सोना ही सोना बरसा कर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल। सूर्योदय, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? सूर्योदय। करें कि सूर्योदय सूर्यास्त असंख्यों, सोना ही सोना बरसाकर, मोल नहीं ले पाए इसको भीषण बादल। आसमान में गरज गरज कर, धरती को न कभी हर पाए, प्रलय सिंधु में डूब डूब कर, उभर उभर आई है ऊपर, भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी है। किसकी बात कर रहे हैं? कि जो सूर्य का उगना है, सूर्य के उगने की जो ज्योति है, चाहे वो सूर्यास्त हो या ऐसा लगता है कि जो सूर्यास्त है वो असंख्यों स्वर्ण को बरसाकर भी, या फिर जो भीषण बादल इसको खरीद नहीं पाए, इसको खत्म नहीं कर पाए,
मोल खरीदना का मतलब क्या होता है कि हमने किसी को खरीद लिया तो उसका जो अपना रूप है, जो उसका अपनी स्वतंत्रता है, वो समाप्त हो जाती है। क्या ऐसा नहीं कर पाए, बादल भी नहीं कर पाए, और आसमान में गरज गरज कर धरती को न कभी हर पाए। कह वो बरसते रहे आसमान से धरती पर, लेकिन इस धरा से भी सूर्योदय की रोशनी को दूर नहीं कर पाए। कह रहे हैं कि प्रलय सिंधु में डूब डूब कर उभर उभर आई है ऊपर। करें प्रलयों की, जब प्रलय होती है, प्रलय का मतलब जब अतिवृष्टि हो, उस समय भी सूर्योदय उस धरा में डूब डूब कर, उस धारा में डूब डूब कर भी उभर उभर के उतरा उतरा के वापस आ गई है, उसे कोई समाप्त नहीं कर पाया है। भूचालों भूकंपों से यह मिट न सकी है। चाहे भूचाल आया हो, भूचाल मतलब जब पृथ्वी अपने डगमगाने लगी हो, या भूकंप आया हो, तब भी सूर्योदय की स्थिति को, सूर्योदय को कोई टाल नहीं सका। सूर्य का चलना आप जानते हैं क्या दिखाता है? काल का, कि समय कभी भी रुकता नहीं है, और उस समय के न रुकने पे सूर्योदय को अनेक तरह की बाधाएं आकर भी रोक नहीं पाती हैं। ये कवि की मान्यता है। अब पूछा गया पहला प्रश्न आपके समक्ष देखिए कि इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई? क्या वो बात आपके सूर्योदय की थी, या सूर्यास्त की थी, या धरती की थी, या आसमान की थी? यहाँ पे मुख्य बात किसकी है? सूर्योदय की बात हो रही है कि सूर्योदय को हरने के लिए बादल ने गर्जना की, बरसता रहा। सूर्यास्त ने स्वर्ण बरसा कर उसे हरने की कोशिश की। प्रलय आकर भी उसको अपने बीच में डुबा के खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो उभर के सामने आ जाता है। सूर्य की अनवरतता कभी रुकती नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है। प्रलय, भूचाल, भूकंप, सिंधु। अब इसमें पूछा गया जो पृथ्वी पर प्रलय आती हैं उसमें से कौन सा उपयुक्त शब्द नहीं है? प्रलय आता है तो ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। भूचाल भी इस देश के लिए संकट, इस धरा के लिए संकट पैदा करता है, तो ये भी सही नहीं है। भूकंप से भी धरा पर संकट पैदा होता है, लेकिन सिंधु जो नदियां होती हैं ये कभी भी धरा के लिए संकट, जब तक प्रलय रूप में, विध्वंस के रूप में नहीं आती, तब तक वो संकट नहीं बनती हैं। तो ये क्या है? उपयुक्त शब्द नहीं है। उन तीनों से, प्रलयंकारी शक्तियों से अलग है, इसलिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु सही उत्तर हो जाएगा। 12 देखिए कि धरती को कौन डुबोना चाहता है? धरती को डुबोने के लिए कौन सतत अभ्यास में लगा हुआ है? तो अत्यधिक वृष्टि, अत्यधिक गर्जना, अत्यधिक भूकंप, अत्यधिक सिंध। किसकी बात करते हैं? डुबोने की बात किसकी हो रही है? अत्यधिक, प्रलय, प्रलय की बात थी ना। तो जहां पे अतिवृष्टि हो, अत्यधिक वृष्टि को अतिवृष्टि भी कहते हैं, जो वाक्यांश के एक शब्द के रूप में आपके एग्जाम में आते हैं, अतिवृष्टि। तो ये अतिवृष्टि क्या करती है? धरती को डुबोना चाहती है। गर्जना से धरती नहीं डूब रही है, न तो भूकंप से धरती डूब रही है। कवि ने जब वहां पे रचनात्मकता अपनी दिखाई है तो उन्होंने कहा कि प्रलय की विध्वंसकारी धाराएं भी उसको डुबो नहीं पाती हैं। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए वाला सही हो जाएगा। फिर है धरती अनमोल है, इस पद्यांश का यह भाव किस पंक्ति में दर्शाया गया है? पृथ्वी की अमोलता की बात किस पंक्ति में कही गई है? 4 पंक्तियां। सूर्योदय, सूर्यास्त असंख्यों, उभर उभर आई है ऊपर, या सी मोल नहीं ले पाए इसको, या डी यह मिट न सकी है। अब प्रश्न देखिए ध्यान से कि धरती अनमोल है। अनमोल जिसका कोई मोल नहीं है, तो जिसका मोल नहीं है उसे कोई मोल नहीं कर सकता, उसे कोई खरीद नहीं सकता। तो क्या ये पहला ऑप्शन सही है? तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पे इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, तो ये वाला ए ऑप्शन सही नहीं होगा। उभर उभर आई है ऊपर, ये तो उसकी शक्ति है सूर्योदय की, जो अपने आप को हमेशा काल की गति से बचा के रोज के उसमें वापस ले आता है, तो यहाँ भी नहीं है। मोल नहीं ले पाए इसको, यहाँ पे जब अनमोल कोई चीज कब होगी? जब उसका कोई मोल न लगता हो। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी, कि मोल नहीं ले पाए इसको, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपके प्रश्न में जो सही उत्तर का विकल्प लगाएंगे वो सी लगाएंगे कि इसका मोल
नहीं है, तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर न तो ए होगा, न बी, न डी, बल्कि सी का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पूछा गया कि सिंधु शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द है। बेटा ये शब्द लिखा है, ध्यान से सही कर लीजिएगा इसको। सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब एक ही शब्द होगा जो पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे शब्द उसके पर्यायवाची रूप में होंगे। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं, उसको छांट लेते हैं। उदधि, अब मैंने आपको बताया भी था कि जिस शब्द में जल के पर्यायवाची में धी लग जाता है तो वो सागर का होता है। सिंधु मतलब सागर, सागर की बात करता है, तो ये उदध भी पर्यायवाची है, सागर भी पर्यायवाची है, जलध भी पर्यायवाची है। मैंने कहा था कि ज लगा देंगे तो कमल बन जाएगा और द लगा देंगे तो बादल, तो ये जलद लगा है। अगर ये धी होता तो ये भी सिंधु का पर्यायवाची होता, लेकिन यहाँ पे द लगा है, इसका मतलब इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ये यहाँ पे बादल के रूप में आया है और बाकी सब के सब शब्द आपके सिंधु के पर्यायवाची के रूप में आए हैं। तो सही उत्तर 14वें प्रश्न का सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 15वां कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म कौन सा है। कौन सा शब्द अलग है जो उन शब्दों से पूर्णतः अलग हो। गरज गरज, भूचाल भूकंप, उभर उभर या डूब डूब कर, इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं कि देखिए यहाँ पे डूब डूब पुनरुक्त हुआ है, उभर उभर, गरज गरज, ये क्या हो रहे हैं, शब्दों को बार बार दोहराव दिया गया है और दोहराव के द्वारा उसके अर्थ को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की गई है। लेकिन भूचाल भूकंप क्या है, इनसे इतर शब्द हैं, वह शब्द वहां पे मेल नहीं खा रहा है। भूचाल भूकंप एक ही शब्द हैं जो एक प्रलय को दिखा रहे हैं और बाकी शब्द क्या है, ये ध्वन्यात्मक रूप से किसी चीज के क्रियान्वयन को दिखा रहे हैं। बादल का गरजना, उभरना उसको बार बार सूर्य का, और डूब जाना, तो ये क्या है, उनसे भिन्न शब्द हो गया। कौन सा, भूचाल और भूकंप। तो हमारा सही उत्तर बी हो जाएगा। सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी होती है, खास करके जब आपके गद्यांश या पद्यांश के प्रश्न होते हैं, तो उन प्रश्नों की प्रकृति समझनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे भिन्न शब्द पूछा कैसे, कि उन दोनों के बीच में संबंध कैसा आ रहा है। अब वो संबंध किसी भी रूप का हो सकता है, आपको पहचानना पड़ता है। मैं हर बार कहती हूँ कि आपको देखना है कि तत्सम शब्द की संबंध है, अर्थ को लेके संबंध है, उसके वाक्यांश के एक शब्द के लिए संबंध है, मतलब संबंध वो क्या विलोम के लिए है या जिस भी रूप में आप देखेंगे, शब्द के बीच के संबंध को समझना जरूरी है। उपसर्ग के शब्दों में दो शब्दों को निकालने के लिए मूल शब्द की जानकारी होनी जरूरी है। प्रत्यय निकालने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि वह शब्द आपने सुना है, और सुना ही इसलिए होगा क्योंकि आपके परीक्षा में प्रश्न वहीं से आते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। तो शब्द कहीं अलग से नहीं होते हैं, आपको बस ध्यान देना होता है। तो ये हमारे 15 प्रश्न जो हमारे हिंदी व्याकरण से पूछे गए थे 1 जनवरी 2022 की परीक्षा के दिन। अब हम इसके आगे जब बात करेंगे वो आपका होगा इसके शिक्षण शास्त्र से। आपके व्याकरण के साथ सबसे जरूरी मुख्य बात जो याद रखना है, आपके व्याकरण में गद्यांश पद्यांश के आधार पे उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, शब्द युग्म, पर्यायवाची शब्द आदि व्याकरणिक शब्दों से बनने वाले प्रश्न आ सकते हैं। तो हमें व्याकरणिक रूप से बहुत ही ज़्यादा सचेत रहना है और व्याकरण के हर पहलू को ध्यान रखना है। तो देखते रहिए हमारे गैलेक्सी टीचर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने अध्यापकीय या टीचर जो भी आपके टीचर परीक्षा संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, और इस समय हमारा पूरा ध्यान आपके अगस्त में होने वाली परीक्षा है जिसमें आप उत्तीर्ण हो सकें। तो आपको उत्तीर्ण करना, आपको अध्यापक बनाना और इस परीक्षा में आपको सफल बनाने के लिए हमेशा हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गैलेक्सी टीचर क्लासेस कृत संकल्पित है। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।